नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है और ऐसा कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि जो भर्ती कैंसिल हुई थी उससे पहले वाली रीट के अंदर अगर देखें तो यहाँ से जो है वो 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पूरे 16 में से 4-4 यही दोनों ले बैठे थे। पिछला टॉपिक जो हमने पिछला वीडियो देखा और इसका। तो बहुत ही लेंथी टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन कुछ एक बातें अगर हम याद रखें तो उनसे ये टॉपिक कवर हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपको इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, इवोल्यूशन जिसका नाम है, हम बात करेंगे किसकी? मेथड्स ऑफ इवोल्यूशन की। हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ इवोल्यूशन। ये टॉपिक बहुत ही लेंथी टॉपिक है और आप ये मान के चलिए कि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है। अब हमें पहले ये ध्यान में रखना है कि इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। पहला हमने कल पढ़ लिया रेमेडियल टीचिंग, कंप्लीट कर लिया है। पहली सीडी इस टॉपिक से रिलेटेड है। क्यों है ये? क्योंकि रेमेडियल टीचिंग में हमने देखा कि दो तरह के, एक अचीवमेंट टेस्ट को हमने देखा और एक हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट को देखा। ये दोनों टेस्ट जो किसके माध्यम है, किसके माध्यम है? ये दोनों टेस्ट जो है वो किसके माध्यम है? इवोल्यूशन के ही माध्यम है। ठीक है। दूसरी बात, हमें जो है वो सीसीई, जो लैंग्वेज वन का टॉपिक है, लैंग्वेज वन का टॉपिक है, वो भी हमें पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि इसमें भी टेस्ट होते हैं, एग्जामिनेशन होते हैं और उसी बातों को यहाँ पर पूछा जा सकता है। तीसरी बात, हमें जो है वो इवोल्यूशन को पढ़ते समय हमें जो है वो 3 टर्म ध्यान में रखनी है। पहली असेसमेंट, ठीक है। दूसरी मेजरमेंट, ठीक है। और तीसरा पता चलेगा हमें क्या? इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन, ये 3 टर्म हमें पता होनी चाहिए अच्छी तरीके से, तभी हम जो है वो यहाँ से क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो पहला और दूसरा, ये बातें हम अगर अच्छी तरह से लर्न कर लेते हैं तो टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वर्तमान में हम जो है वो क्या करेंगे, कुछ एक क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के हैं और उनके माध्यम से इसको पूरा करने का प्रयास जो है वो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बहुत ही जो है वो इफेक्टिव, जो है वो इफेक्टिवनेस को बताने वाला इवोल्यूशन की। तो हम बात करते हैं द बेसिक रिक्वायरमेंट, यानी नीड जो है वो क्या है ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। देखिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, पहले तो ये देख लीजिए। मैं बहुत ही कम शब्दों में अगर आपको बताऊं कि ऐसे एक टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जाए, एक ऐसे टेस्ट को जो है वो लिया जाए जिसके अंदर ऑल लैंग्वेज स्किल टेस्ट किए जा सके। सभी लैंग्वेज एबिलिटीज को टेस्ट किया करने वाला जो टेस्ट होता है, यानी सभी लैंग्वेज एबिलिटीज को, स्किल्स को इवेल्युएट करने वाले टेस्ट को हम प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। याद रखेंगे। अब टेस्ट इज दैट इट मस्ट बी, क्या होना चाहिए? ठीक है। यानी एक टेस्ट में सबसे ज्यादा जरूर जो किसकी है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और 2 से 3 बार जो है ये आया हुआ है डिफरेंट एग्जामिनेशन में। ठीक है। पहली बात, सिंपल इन नेचर, एम्बिग्यूअस, कॉम्प्लेक्स एंड रिलायबल। ठीक है। आपको अगर इनके मीनिंग पता है तो टेस्ट जो है ना, हमेशा जो है वो रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय। ठीक है। विश्वसनीय, विश्वसनीय होता है, यानी जिसका परिणाम, विश्वसनीय का मतलब हम जिस पर विश्वास करते हैं नहीं, यानी विश्वसनीय का मतलब होता है इनके परिणाम जो है वो क्या हो, विश्वसनीय होने चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, कॉम्प्लेक्स, यानी जो क्या है उलझाने वाला हो नहीं। एम्बिग्यूअस, जो क्या हो, एम्बिग्यूअस जो अस्पष्ट हो। और उसके बाद सिंपल, बिल्कुल ही साधारण हो। साधारण से हमारी बात जो है वो नहीं बनेगी, ये दो तो हमें देखते ही कट कर देने हैं। हमारा आंसर बनता है ए। कुछ एक बातें करते हैं। ठीक है। अगर कोई टेस्ट जो है या एग्जाम जो है, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है? पहली बात, कुछ एक चीजों को ध्यान में रखना है किसी टेस्ट या एग्जाम में। क्या होना चाहिए? पहला, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब विश्वसनीयता। ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। मान लीजिए एक टेस्ट है जिसके अंदर ये जो है वो 7-8 क्वेश्चन हमने
दिए। तो उनमें किस कुछ कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे भी होने चाहिए जिनमें ऑब्जेक्टिविटी हो। ऑब्जेक्टिविटी से हमारा सीधा सीधा मतलब है, जिस तरह से हमने यहाँ देखा परिणाम में विश्वसनीयता, तो उसका मतलब हम ऐसे कहेंगे कि एक आंसर जब किसी क्वेश्चन का एक ही आंसर बने, सिंगल आंसर बने, उसे ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। यानी अलग अलग उत्तर जो है वो नहीं बने। इसमें कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी होने चाहिए जो सब्जेक्टिविटी लिए हो, सब्जेक्टिविटी लिए हो। यानी सब्जेक्टिविटी का मतलब है एक से ज्यादा उत्तर होने, एक से ज्यादा उत्तर होने। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि जो है वो ताजमहल कहाँ है, ताजमहल की स्थापना कहाँ की गई है, वर्तमान में ताजमहल कहाँ है, तो इसके कितने उत्तर हो सकते हैं? एक, दो, तीन, चार, कितने? एक ही उत्तर होगा। इसलिए वो ये क्वेश्चन कैसा है? ऑब्जेक्टिविटी लिए हुए। कैसा है? ऑब्जेक्टिविटी लिए। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि कोई भी टॉपिक ले लिया, जैसे मैंने कहूं कि महाराणा प्रताप के युद्धों के बारे में जो है वो एक टिप्पणी करिए, तो इसके कई तरह से उत्तर दिए जा सकते हैं। ये होती है सब्जेक्टिविटी। एक होता है टेस्ट, जो है ना वो कैसे होनी चाहिए? स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होनी चाहिए। इसका मतलब जो जैसे विश्वसनीयता है, ऑब्जेक्टिविटी है, सब्जेक्टिविटी है, ठीक है, ये सारी क्वालिटी जिस टेस्ट में होती है वो कौन सा होता है? स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है। तो साधारण यही चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि क्या क्या विश्वास, क्या क्या जो है वो यहाँ पर लिखा है हमने, रिक्वायरमेंट होती है टेस्ट की। तो ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी कुछ इस तरह से होती है। एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर एक टेस्ट आप बना रहे हो, एक टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके अंदर सभी प्रकार के क्वेश्चन हो ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू द नीड उनकी उसके उसमें जो क्वेश्चन ऐड करने होते हैं। देखिए, क्वेश्चन तीन प्रकार के होते हैं। पहला ऐसे टाइप, ठीक है, दूसरा शॉर्ट आंसर, ठीक है, और तीसरा एमसीक्यूज नहीं कहेंगे हम, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ऐसे टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, इनमें रिलायबिलिटी जो है वो क्या होती है? कम होती है, रिलायबिलिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम जब एक जो है वो ऐसे टाइप आंसर को जो है वो लॉन्ग आंसर को, बड़े आंसर को जब चेक करते हैं, तो कभी तो इसमें नंबर 50 में से 35 आते हैं, कभी किसी गुरुजी ने किया 37 आ गए, कभी 45 आ गए, किसी ने बहुत बढ़िया कर दी तो है वो 10 भी आ सकते हैं, है ना। नंबरों का अलग अलग होना जो है वो क्या है? रिलायबिलिटी को कम करता है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन जो है वो आंसर होंगे बड़े बड़े। इसमें जो क्या होगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम क्रिएटिविटी का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चन से हम राइटिंग स्किल को जो है डेवलप कर सकते हैं। कौन सी स्किल को? राइटिंग स्किल को हम डेवलप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है सामान्यतः एग्जाम में पूछे जाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राइटिंग स्किल का पता करना। बड़े बड़े होते हैं, टाइम मैनेज करते हुए लिखने होते हैं। उसके बाद आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप। इनमें सब्जेक्टिविटी को रिड्यूस कर दिया जाता है, यानी इसका आकार जो है वो कुछ छोटा हो जाता है, इसमें शब्दों की संख्या कम हो जाती है। यहाँ पर रिलायबिलिटी भी जो है वो कुछ ना कुछ बढ़ जाती है। जितना साइज बढ़ेगा रिलायबिलिटी घटेगी, जितना साइज घटेगा रिलायबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तीसरा आता है ऑब्जेक्टिव। इनका एक फिक्स उत्तर होता है। ये इतने ज्यादा वर्कड होते हैं, इतना ज्यादा इन पर जो वर्क किया होता है कि इनका उत्तर एक जो क्या हो जाए, फिक्स आ जाए। सबसे रिलायबल होते हैं। दूसरी बात, एक बात और बता देता हूं, आजकल के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर जो है वो सप्लाई टाइप हो सकते हैं। ठीक है, यानी रिकॉल टाइप, सप्लाई टाइप, जिनमें हमें उत्तर बोलना होता है। ऑप्शंस, ऑप्शंस यहाँ पर नहीं होते, ऑप्शंस यहाँ पर नहीं होते। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रू फॉल्स वाला, ट्रू फॉल्स वाला, जिसमें दो हमें अल्टरनेटिव्स दिए होते हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं, हम बात करते हैं मल्टीपल चॉइस। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, यानी चार ऑप्शन हो हमें। और फिर एक और आता है मैचिंग टाइप, मैचिंग टाइप क्वेश्चन। ये चार प्रकार के सामान्यतः होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। सप्लाई में उत्तर देना होता है, ट्रू फॉल्स में दो अल्टरनेटिव्स होते हैं, है ना, ट्रू फॉल्स होता है, करेक्ट इनकरेक्ट होता है, राइट रॉन्ग होता है। उसके बाद एमसीक्यूज में चार ऑप्शन होते हैं, और उसके बाद मैचिंग टाइप में क्या होते हैं? मैच करना होता है दो कॉलम्स को। तो ये जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। सामान्यतः पहले ही उत्तर में हमने बहुत सारे प्रश्न कर लिए हैं।
दूसरा प्रश्न देखिए, इवेल्युएशन डज नॉट असर्टेन, क्या जो है वो असर्ट नहीं करता, क्या चीज को निश्चित नहीं जो है वो, हाँ ठीक है, किस चीज को ये असर्टेन जो है वो नहीं करता। पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए। द एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट, द एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट, समझिए इस बात को कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड को इवेल्युएट से पता चलता है कि इसका ये किस स्टैंडर्ड का है, सोचिए आप, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट, प्रशासन कैसा है उसका। द टीचिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ टीचर्स इन द इंस्टीट्यूट। इन चार बातों में कौन सी बात है जो इवैल्यूएशन से रिलेटेड जो है वो नहीं है। अब इस असर्टेन का मीनिंग क्या है, कैसे है, ये अलग कहानी है। आप बताइए, इवैल्यूएशन में इन चार बातों को, अगर हम किसी अच्छे स्कूल को देखते हैं कि कौन सा जो सबसे बढ़िया वाला स्कूल है, तो हम उसका सबसे पहले क्या देखेंगे, एजुकेशनल स्टैंडर्ड यानी उसका परिणाम देखेंगे, ठीक है। जिसका परिणाम अच्छा होगा उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी बिल्कुल अच्छा होगा। द टीचिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल पता चलता है, क्यों पता चलता है, क्योंकि इवोल्यूशन की एक खास बात यह है कि इवोल्यूशन के माध्यम से हमें जो है वो किस चीज का पता चलता है, पहला स्टूडेंट की लर्निंग का, दूसरा टीचर की टीचिंग का, और तीसरा ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, यानी उद्देश्यों का। यानी हम इवोल्यूशन के माध्यम से क्या क्या बातें जान सकते हैं, देखिए जरा। पहला हम ये देखते हैं कि हमें क्या पता चलता है, स्टूडेंट की लर्निंग का पता चलता है, किसकी, स्टूडेंट की लर्निंग का। दूसरा हमें पता चलता है टीचर की टीचिंग जो है वो कैसी है, यानी उसका मेथड कैसा है, उसकी शैली कैसी है। और तीसरा, जो निर्धारित उद्देश्य है यानी ऑब्जेक्टिव्स है, जो हमने प्रीवियसली जो है वो डिफाइन किए थे, क्या वो कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इन तीनों बातों का पता चलता है। उसके बाद देखिए, द एफिशिएंसी ऑफ टीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, टीचर्स की एफिशिएंसी को बताता है क्या, ये हमारा उत्तर जो इसका सही है कि इस चीज को नहीं बताएगा, टीचिंग स्टैंडर्ड को, टीचिंग इंस्टीट्यूशन के एडमिनिस्ट्रेशन को, और जो है वो एजुकेशनल स्टैंडर्ड को इवोल्यूशन बताता है, ठीक है। साधारण बात है कि ये तीन चीजों को फोकस करेगा। उसके बाद देखिए, इवोल्यूशन इन एजुकेशन इज, ठीक है, इवोल्यूशन इन एजुकेशन इज, इवोल्यूशन में, ठीक है, एजुकेशन में इवोल्यूशन क्या है। पहली बात ये देखिए कि क्या ये कंटिन्यूस है क्या, ठीक है, क्या इसे कंटिन्यूस कहेंगे। दूसरा, कंटिन्यूस बट नॉट क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव, कंटिन्यूस बट नॉट क्यूमुलेटिव, फिर आता है क्यूमुलेटिव बट नॉट कंटिन्यूस, फिर आता है नाइदर कंटिन्यूस नॉर क्यूमुलेटिव, फिर आता है बोथ कंटिन्यूस एंड क्यूमुलेटिव, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि एवोल्यूशन जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, पहले तो ये ध्यान में रखना है, एक जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसका सीधा सीधा मतलब ये हो जाता है कि इवोल्यूशन के दौरान हम देखते हैं कि एक एकेडमिक ईयर के दौरान इवोल्यूशन लगातार चलता है, चलता रहता है। विद्यार्थी को अगर अच्छी तरीके से लर्निंग करवानी है, यानी हम ये चाहें कि हमारे सभी विद्यार्थी अच्छी तरीके से हाईएस्ट अचीवमेंट करें ऑब्जेक्टिव को, तो हमें इवोल्यूशन को पूरी एक जो कंटिन्यूस प्रोसेस में लाना होता है। तो इवोल्यूशन जो है वो पूरे साल चलता रहता है, विद इन द क्लास और आउटसाइड द क्लास बोथ। उसके बाद देखिए, नोट क्यूमुलेटिव, ये हमें एक बार छोड़ देना है। फिर कहता है क्यूमुलेटिव होता है नोट कंटिन्यूस, इस उत्तर को हम काट देंगे बिल्कुल, क्योंकि इवोल्यूशन जो है वो, एग्जामिनेशन जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होते हैं, नाइदर, दोनों ही नहीं होता, इसको भी हम काट देंगे। अब बचा दोनों, कंटिन्यूस बट नॉट क्यूमुलेटिव, बोथ क्यूमुलेटिव एंड कंटिन्यूस। क्यूमुलेटिव होते हैं मतलब संचयी बनाना, यानी कि उसको डिफाइन करने के सेंस में। तो ये दोनों क्वालिटीज किसकी, इवोल्यूशन की होती है, ठीक है। ये हमें एवोल्यूशन जो कंटिन्यूटी रखते हुए हमें बहुत सारी चीज़ों को बताता भी है कि हमें ये चीज़ें प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर हमें जो है वो ध्यान देना चाहिए।
पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, इवोल्यूशन एक बड़ी टर्म है, मैं इसको बता दूं, ये है इवोल्यूशन। अब इसके अंदर क्या आ जाता है, सारी चीजें आ जाती है इसके अंदर, जो है वो असेसमेंट आ जाता है, मेजरमेंट आ जाता है, ऑब्जर्वेशन आ जाता है, इंटरव्यू आ जाता है, यानी पूरे एक साल के अंदर एक जो भी एक्टिविटी की जाती है किसी स्टूडेंट के द्वारा, वो अनेक माध्यम से होते हुए इवोल्यूशन तक ही पहुंचती है। तो इसलिए जो है इसको कंटिन्यूस और क्यूमुलेटिव बोथ नाम दिया गया है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। वन ऑफ द पर्पस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लर्नर्स इज, लर्नर के इवोल्यूशन का इनमें से कौन सा उद्देश्य है? उद्देश्य ध्यान में रखना है, सीधी बात है, लर्नर को जो है वो टोटल पर्सनैलिटी से इंप्रूव करना, टोटल पर्सनैलिटी टेस्ट करना इवोल्यूशन का उद्देश्य है। तो देखिए जरा, असेसमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक, क्या इवोल्यूशन टेक्स्ट बुक को असेस करता है? प्रिपेयरिंग ए लिस्ट ऑफ लर्नर्स नीड, क्या इवोल्यूशन के द्वारा हम जो है वो लर्नर्स की नीड को जो है वो क्या लिस्टिंग करते हैं, उसका लिस्ट बनाते हैं उसका। फिर देखिए असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अटेनमेंट, क्या हम असेस करते हैं, आकलन करते हैं किसी विद्यार्थी ने जो अटेन किया है, जो प्राप्त किया है, जो गेट किया है, जो सीखा है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज फंक्शन, क्या जो है वो इवोल्यूशन भाषा के फंक्शन बताता है, ठीक है। इन चारों में से आपको जो लग रहा है आप एक बार सोचिए, समझिए। इसका सही आंसर है सी, विद्यार्थियों ने जो सीखा है क्लासरूम में, उनमें से उसकी अटेनमेंट, जो सीखा है उसको बताता है कि वो कैसा सीखा है, क्या गलतियां करी है, कितना इंप्रूवमेंट चाहिए, ये बताता है, ठीक है। आगे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। रिकॉल टाइप टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ, हमेशा ध्यान में रखें, मैंने आपको बताया था कि एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं रिकॉल टाइप, रिकॉल टाइप, इसे ही कहते हैं स्प्लाई टाइप, ठीक है, और इसे ही कहते हैं फ्री रिस्पॉन्स टाइप। अपने नोट्स में ये सारी बातें हैं, फ्री रिस्पॉन्स टाइप टेस्ट। अब देखो ये 3 होते हैं, अब इनका मतलब क्या होता है, हमें आंसर जो है वो एक वर्ड, एक जो है वो सिंबल और एक नंबर में देना होता है, यानी हमें बताना होता है, जो हमारे पास 4 ऑप्शन या 2 ऑप्शन में मिलेगा नहीं, अपने को अपनी तरफ से देना होता है। जैसे मैंने कहा कि जो है वो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो हम जो है वो एक नंबर में आंसर दे रहे हैं, इतने सन में हुआ, ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो हमारे क्या है, स्प्लाई टाइप है, रिकॉल टाइप है। तो ये किसको टेस्ट करते हैं, देखिए जरा, मेमोरी को, हमारी याददाश्त को, उसके बाद इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति, अंडरस्टैंडिंग, समझ को, और स्पीच को। तो ये स्पीच वाली तो बात ही नहीं है, ये तो स्पीकिंग एबिलिटी को बताता है। अंडरस्टैंडिंग, समझ, इसमें जो है वो समझ हर एक टाइप में होगी, लेकिन मेन मुद्दा क्या है, समझ तो होनी ही चाहिए, ठीक है। अब इसमें समझ की अगर बात करें तो भी मैं थोड़ा, इमेजिनेशन, कल्पना मात्र की कोई भी बात नहीं होती, मतलब 2 ऑप्शन इसके काट सकते हो। अब बच गया एक तो मेमोरी और एक बच गया अंडरस्टैंडिंग। देखिए, अंडरस्टैंडिंग होता है कि अगर आप ये कहो कि x की पावर इतनी है और y की पावर इतनी है, इस तरह से हम कोई सवाल दे दें, तो वो समझ पे आधारित होते हैं, हमें समझ के एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हाँ ऐसे करके ऐसे हो सकता है। जैसे ही एक संख्या बदली यहाँ पर, तो क्या हो गया, उसका कंसेप्ट ही चेंज हो गया, फिर से समझ को जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मेमोरी टेस्ट होता है कि जब हमने कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसको याद करना है हमें, अगर पढ़ा है, याद है, तो हम उसको याद करके बता देंगे, कोई कंसेप्ट नहीं लगता, याद या तो है या नहीं है। जैसे कोई एक क्वेश्चन आ गया कि जो है वो किसी डैश डैश नाम से जो है वो कोई पुस्तक लिखी गई, ये किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि IPA की स्थापना जो कब हुई, कोई भी सभा की स्थापना कब हुई, ठीक है, तो ये ईयर बताने वाली बात होती है। अब ईयर या तो हमें याद है या याद नहीं है, 2 ही परिस्थितियां हो सकती है, ठीक है। तो उसे कहते हैं स्प्लाई टाइप, मेमोरी टाइप। मेमोरी जो है वो टेस्ट करने वाले पेपर होते हैं, अंडरस्टैंडिंग इनकी नेचर जो है वो नहीं होती। तो रिकॉल टाइप के टेस्ट कौन से होते हैं, मेमोरी को फोकस करने वाले, याद है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं कर पाओगे। अंडरस्टैंडिंग का मतलब, याद नहीं है तो अलग बात है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ए टेस्ट पेपर, टीचर टेक्स केयर ऑफ आइटम डेवलपिंग अकॉर्डिंग टू, ठीक है। देखिए जरा, टीचर को क्या बातों को जो है वो ध्यान में रखना चाहिए एक टेस्ट बनाते समय, सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट, विषय वस्तु, ठीक है। हो सकता है बिल्कुल हमें पता होना चाहिए कि हम इस विषय का, ठीक है, इंस्ट्रक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का। अब देखो, हमेशा ख्याल रखें
कि जब भी इस तरह के ऑप्शन आते हैं, जब ऑल दीज लिखा हुआ मिलता है, तो मिनिमम हमें दो ऐसे वर्ड होने चाहिए, ऐसी बातें होनी चाहिए, दो ऑप्शन जिनसे हमें पता चल जाए जी हाँ ये दोनों सही है। हम जब टेस्ट बनाते हैं तो हमें सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट का पता होना चाहिए कि क्या हमने पेपर में डालना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य तो हर एक चीज की होते हैं, साधारण कहीं जाके आते हैं ना, उसका भी उद्देश्य होता है। तो पढ़ने लिखने के उद्देश्य तो होते ही हैं, ये भी होता है। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन हो ही गया, हमें ध्यान रखना है ना कि 8वीं कक्षा के पेपर में कितने क्वेश्चन आने चाहिए और ग्रेजुएशन में कितने आने चाहिए, हमें अच्छे से ध्यान, तो उसका आंसर हो जाएगा डी। पीयर असेसमेंट इज, पीयर का मतलब होता है साथी, सहपाठी लोग जो है वो, उनसे मतलब होता है। तो पीयर असेसमेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, पीयर असेसमेंट का मतलब क्लासमेट्स की बात कर रहे हैं, साथी विद्यार्थी। टीचर्स वर्क इज रेगुलेटेड बाय अनदर टीचर, तो ये तो पीयर वाली कोई बात ही नहीं हुई, विद्यार्थियों की बात नहीं। तो टीचर की कहता है कि एक टीचर दूसरे टीचर को क्या रेगुलेट करेगा वर्क करने में? नहीं, ये तो है ही नहीं। स्टूडेंट्स वर्क रिलेटेड बाय टीचर, विद्यार्थियों के कार्य जो रिलेटेड किससे हो? टीचर से हो, टीचर भी कोई रोल अदा नहीं करेगा। स्टूडेंट्स वर्क इज रिलेटेड बाय वन और मोर स्टूडेंट्स, एक विद्यार्थी का वर्क जो दूसरे लोगों से रिलेटेड हो, यानी एक ग्रुप में कर रहे हो सकता है। टीचर हिमसेल्फ इवैल्यूएट हिज वर्क, ना, फालतू की बात है, सी उत्तर रहेगा। पीयर वर्क क्या होता है, पीयर ग्रुप क्या होता है, पीयर असेसमेंट क्या होता है कि एक विद्यार्थी, जब हमने टेस्ट लिया क्लासरूम में, एक टेस्ट लिया, अब टेस्ट में मान लो 20 विद्यार्थी जो है वो बैठे, अब उसमें जो क्या है, एक दूसरे के जो इवोल्यूशन में जो जो हमने मेजर किया है, जो हमने स्कोर गेट किया है, उस स्कोर को क्या करते हो आप अपने डेवलपमेंट के लिए जो है वो उसकी चर्चा करते हो। एक दूसरे से विद्यार्थी एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे से जो है वो मिलजुल के सहयोग के से जो है वो सीखते हैं, तो वो क्या होता है? पीयर असेसमेंट होता है, यानी एक विद्यार्थी दूसरे का सहयोग करे। जब जब ये पीयर वर्ड आता है तो इसका मतलब सभी विद्यार्थी आपस में सहयोग की, कोऑपरेटिव होते हैं। हमने फ्रेजल वर्ब पढ़ी थी, पुल पुल टुगेदर, ठीक है, पुल टुगेदर। उसके बाद देखिए इवोल्यूशंस आर मोर स्पेस देन टेस्ट, मतलब इवोल्यूशन टेस्ट से ज्यादा होते हैं, ठीक है, वैलिड, इफेक्टिव, एग्जॉस्टिव, रिलायबल, ठीक है। तो कहते हैं कि चाहे टेस्ट हो या एग्जाम हो, वैलिड का मतलब होता है वैध होना, ठीक है। अब देखो ये भी ध्यान में रखना, मैंने ये वहां पर जो मैंने लिखा यहां पे बता रहा हूं, इफेक्टिव, रिलायबल, वैध, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव, ये 5 क्वालिटी ध्यान रख लेना टेस्ट की, किसी भी क्वेश्चन पेपर की। वैलिड का मतलब होता है वैध होना, ठीक है, वैध का मतलब उद्देश्यों की पूर्ति। कौन सा टेस्ट वैध होता है, वैलिड होता है? जो क्या करता है, उद्देश्यों की पूर्ति करता है, जो उद्देश्यों की पूर्ति या पूरा करता है उद्देश्यों को, कि ऐसा टेस्ट जो पहले निर्धारित सभी उद्देश्यों को पूरा कर रहा हो, वो क्या होता है? वैलिड होता है। तो किसी भी टेस्ट के अंदर, किसी भी एग्जाम में क्या होनी चाहिए? वैलिडिटी जो है वो होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी ही चाहिए, चाहे वो टेस्ट है चाहे वो एग्जाम है, वैलिडिटी होनी चाहिए। तो भाई मैं बताऊं, इफेक्टिव, वैलिड और रिलायबल, ये तो टेस्ट हो चाहे एग्जाम हो, दोनों में होनी ही चाहिए। ऐसे नहीं कि ये ज्यादा टेस्ट ज्यादा वैलिड होंगे, ये एग्जाम कम वैलिड, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो एक छोटा टेस्ट ही क्यों ना हो, वो वैलिड होना चाहिए, इफेक्टिव और रिलायबल होना चाहिए। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है, एग्जामिनेशन ज्यादा एग्जॉस्टिव होते हैं, थकाऊ होते हैं, क्योंकि एवोल्यूशन के दौरान हम देखते हैं कि इनमें एग्जामिनेशन बहुत लंबी प्रोसेस है। ये क्या है? एक लॉन्ग प्रोसेस है। एवोल्यूशन क्या है? लॉन्ग प्रोसेस है, ज्यादा बड़ी टर्म है, और टेस्ट जो है वो एक यूनिट टेस्ट, छोटी सी टर्म है, तो इसमें क्या है, समय ज्यादा लगता है, इसलिए ज्यादा क्या हो जाते हैं? एग्जॉस्टिव। सी उत्तर इसका रहेगा, ये नाम याद रखना। ए क्लासरूम असेसमेंट यूज्ड बाय स्टूडेंट्स टू सेल्फ असेस्ड एंड सेट गोल्स, वो क्या होता है? एक क्लासरूम के अंदर जो है वो क्या किया गया है? क्लासरूम असेसमेंट इज यूज्ड बाय स्टूडेंट के द्वारा यूज करी टू सेल्फ असेस, खुद को असेस करने के लिए, खुद का आकलन करने के लिए, ताकि भविष्य के जो है वो गोल निर्धारित किए जा सके। देखिए, समेटिव असेसमेंट जो है उसके अंदर हम जो है वो इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है।
इंप्रूवमेंट की उम्मीद नहीं है समेटिव में। फॉर्मेटिव में क्या करता है, हम इंप्रूवमेंट जो है वो, सुधार जो है वो कर सकते हैं, सुधार हम कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्मेटिव है ना, वो दो प्रकार से होता है, असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, इस तरह की तीन टर्म है। ठीक है, तो वहां पर हम ये देखेंगे कि ऐसा, ठीक है, ऐसा टेस्ट जिसमें विद्यार्थी खुद क्या है, खुद के रिजल्ट को देखते हुए, खुद के परिणाम को देखते हुए भविष्य के गोल निर्धारित करता है, यानी भविष्य में सुधार की उम्मीद करता है, इंप्रूवमेंट चाहता है, वो कौन सा होता है, तो नाइदर तो होगा नहीं। समेटिव में इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, इसके बाद सीधा रिजल्ट आता है, मान लीजिए ये, तो ये जो बोथ भी नहीं होगा, समेटिव वैसे ही नहीं माना हमने, तो क्या हो गया, फॉर्मेटिव। जी हाँ, एक बात और, फॉर्मेटिव टेस्ट होते कौन से हैं, ठीक है, फॉर्मेटिव और समेटिव में क्या फर्क है, थोड़ा सा देखिए, यहां पर सीसी भी कंप्लीट हो जाता है। फॉर्मेटिव में जहां जहां आप देखोगे वहां फोर की बात की जाएगी, ठीक है, तो मैं यहां लिखता चलूंगा, फॉर्मेटिव जो है ना वो क्या होते हैं, फॉर लर्निंग होते हैं, यानी लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए लिया जाते हैं। जैसे टेस्ट, क्लासरूम के बाद टेस्ट लिया, हमें पता चला ये सीखा है, ये नहीं सीखा, तो जो नहीं सीखा है उसको इंप्रूव करवाएगा वो, ठीक है। समेटिव के बाद में रिजल्ट दर्ज हो जाता है, इसके बाद सुधार नहीं होता। यहां पर फॉर लर्निंग होता है, यहां पर क्या होता है, समेटिव क्या होते हैं, ऑफ लर्निंग होते हैं, ऑफ लर्निंग होते हैं। फॉर्मेटिव फोर होते हैं, ये टू होते हैं, ऐसे चलेगा, समेट सॉरी ऐसे चलेगा, फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव, समेटिव, फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव और समेटिव, ये पूरा एक साल है, ठीक है। तो यहां हमने टेस्ट लिया, पता चला सुधार करने की जरूरत है, तो हमने सुधार करी। यहां टेस्ट लिया, पता चला सुधार करने की जरूरत है, हमने सुधार किया। ये टेस्ट लिया, इसके बाद नंबर दर्ज हो गए, सुधार नहीं हो सकता। अब इसमें जितना स्कोर हो गया उतना ही रहेगा। फिर जो है वो ये किया, सुधार करने की उम्मीद थी, सुधार किया, फिर सुधार किया, फिर ये फाइनल एग्जाम हो गए, मान लो। फाइनल एग्जाम के बाद में ऐसा कह सकते हो क्या कि चलो ठीक है, इसमें नहीं है, आगे वाले में आ जाएंगे, अब तो अगली क्लास में है, उसी क्लास में दोबारा लगो। फोर होते हैं, ये 40% वेटेज रख जो है वो रखते हैं, और ये 60% वेटेज रखते हैं। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी लचीलापन होता है इसमें, संख्या जो क्वेश्चन की ऊपर नीचे कर सकते हैं, टाइम को बढ़ा घटा सकते हैं, इस तरह की बातें। समेटिव में ऐसा कुछ नहीं होता, ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, ये रिजिड होते हैं, ठीक है, ये लचीलापन जो है उनमें नहीं होता, ठीक है। लचीलापन का मतलब तोड़ तोड़ मरोड़ सकते हैं, साधारण भाषा में कहें तो, ठीक है। यहां पर ऐसा नहीं चलेगा, यहां पर मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, क्या, संख्या क्वेश्चन की कम ज्यादा कर सकते हैं, टीचर अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये फोर लर्निंग हो गए, फोर हो गए, फॉर्मेटिव हो गए, ये फॉर्मेटिव होते हैं, फॉर्मेटिव में भी फोर आ रखा है। तो ये सारी बातें हैं फॉर्मेटिव और समेटिव की। एक बात और, ये जो है वो यूनिट टेस्ट होते हैं, और ये सिलेबस टेस्ट होते हैं, कोर्स टेस्ट होते हैं। एट द एंड ऑफ द यूनिट, यूनिट के एंड में, ये सॉरी, कोर्स के एंड में लिया जाने वाला समेटिव होता है, और कोर्स के दौरान या यूनिट के दौरान लिया जाने वाला कौन सा होता है, फॉर्मेटिव होता है। तो इसका आंसर है फॉर्मेटिव। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ समेटिव असेसमेंट। अब समेटिव का मतलब बड़े पेपर, बड़े पेपर का मतलब जिसमें, ठीक है, बड़े पेपर का मतलब जिसके बाद सुधार की उम्मीद नहीं की जाए, ये ध्यान में रखेंगे। पढ़िए, summative assessment helps identifying the strength and weakness of your student after you have taken assessment। कि इस असेसमेंट के बाद में आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है। तो हमने रेमेडियल टीच में देखा था, टीचिंग में, वो तो कौन सा होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। ये उत्तर नहीं बनेगा। यू आर एबल टू एडिट होल इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर टेस्ट एंड द फाइनल एग्जाम। ये कहता है कि एडिट कर सकते हो, मतलब कुछ ना कुछ क्या कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। तो समेटिव में मैंने पिछली बार बताया कि वो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा, है ना। असेसमेंट इज ए प्री टेस्ट, यानी समेटिव असेसमेंट एक प्री टेस्ट होता है। अब प्री टेस्ट किसे बोलते हैं पता है क्या, प्री टेस्ट बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट को। क्यों, क्योंकि वो रेमेडियल टीचिंग से पहले होता है, ठीक है। टू फाइंड आउट वेयर यू कैन इंप्रूव योर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, कि आप कहाँ इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, ये इसलिए प्री टेस्ट होता है। वो तो डायग्नोस्टिक होता है, ये भी उत्तर नहीं बनेगा। तो तीन तो नहीं बने, तो चौथा अपने आप बन जाएगा। देखिए क्या है, यू आर एबल टू सी वेदर एंड हाउ द स्टूडेंट यूज द लर्न नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड। आप समेटिव असेसमेंट इसलिए लेते हो ताकि आपको पता चले साल के एंड में
किसी एग्जामिनेशन के दौरान, फाइनल एग्जाम के दौरान, कि जो विद्यार्थी ने सीखा है उस ज्ञान को, स्किल को और एटीट्यूड को कैसे अप्लाई करता है, कैसे क्या करता है, यूज करता है पेपर के दौरान, इसलिए जो है वो समेटिव लिए जाते हैं। ये इसका सही उत्तर है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या करना है, इवोल्यूशन के टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, नोट्स पढ़िए, टेलीग्राम चैनल से नोट्स आपको जो है वो मिल जाएंगे, तो आप सभी इस बातों का जो है ध्यान में रखेंगे। ये 10 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी नॉलेज वाले थे, आप इनको अप्लाई करिए अपने नॉलेज पे, और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।